नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल की आपने वैकेंसीज देखी और उनके फॉर्म भी फिलअप किए होंगे, बट उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो कहीं भी अवेलेबल नहीं हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो KVS के पेपर हैं और जो DSSB कंडक्ट कराता है उसके जो TGT और PGT के पेपर हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो उनसे ही आपके क्वेश्चंस का आइडिया आपको लग जाएगा और पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। तो उसी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DSSB का पेपर है आपके सामने, ये TGT हिंदी का है और ये पेपर है आपका 2021 4 सितंबर 2021 का, जो शिफ्ट थी आपकी 12:30 से 2:30 बजे के बीच में। इस शिफ्ट के लिए आपका TGT फीमेल का पेपर है। तो आज इसमें हम कॉमन पेपर नहीं देख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ TGT हिंदी के जो क्वेश्चंस थे, मेन हिंदी के सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस थे, उनको देखेंगे। कॉमन पेपर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपके लिए कॉमन पेपर पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो यहाँ से आपका जो 100 क्वेश्चंस है वो शुरू होते हैं। इससे पहले ये कॉमन हिंदी के हैं, तो ये जब हम कॉमन पेपर की बात करेंगे तभी इनको देख लेंगे। अभी हम सिर्फ TGT के जो 100 प्रश्न हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो आयोग ने दिया है वो है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। आप जो प्रश्न है इनका स्तर देखते चले, इससे आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? इसका सही उत्तर है बी, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 5, मृगावती किसकी रचना है? बी, कुतुबन। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? डी, मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 7, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। तो इसमें एक सराय में जो यात्री ठहरे हुए थे उनकी एक रात की कहानी के विषय में है। प्रश्न संख्या 8, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, राम नरेश त्रिपाठी जी। प्रश्न संख्या 9, काफी फेमस प्रश्न है ये, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? बी, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कई परीक्षाओं में, अन्य जो भिन्न भिन्न परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारू चंद्रलेख। ये जो नहीं वर्ड है इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। प्रश्न संख्या 11, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम इनका जीवन काल की दृष्टि से होगा भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। तो आप देख सकते हैं इनके जो जीवन काल से रिलेटेड प्रश्न भी हैं और आपके EMRS में भी रचनाकारों के जीवन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में कहीं एक ये बिंदु दिया भी हुआ है, तो इनको भी आप ध्यान से देखते चलें। प्रश्न संख्या 12, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। प्रश्न संख्या 13, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? इसका सही उत्तर होगा ममता कालिया। तो आप देख सकते हैं आधुनिक जो राइटर्स हैं वो भी इसमें पूछे जा रहे हैं, आधुनिक लेखक भी आपके आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बी, बाबर की प्रशंसा की गई है इसमें। अब देखिए ये रचना है आपकी आखिरी कलाम, इससे रिलेटेड इन्होंने सीधा रचनाकार या इस रचना के बारे में स्पेशली ना पूछ के ये पूछ लिया कि किस बादशाह के ऊपर है। तो आप रचनाओं को भी भली भांति अच्छे से देखते हुए चलें। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? इस नहीं है को ध्यान रखेंगे।
तो इसका सही उत्तर होगा बी, कालजयी। कालजयी जो है वो कविता संग्रह अज्ञा जी का नहीं है। कमेंट करके बताएं कालजयी किसका कविता संग्रह है। प्रश्न संख्या 16, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी, राग दरबारी। प्रश्न संख्या 17, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 18, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, निर्मला। प्रश्न संख्या 19, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुनाहों का देवता। आप देख सकते हैं पात्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो आप जो भी अपने उपन्यास, कहानी और जो इनकी विधाएं दी हुई हैं उनके पात्रों पर भी एक नज़र डालते हुए चलें, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें भी विस्तृत अध्ययन आपसे कहा गया है। तो विस्तृत अध्ययन का मतलब यही होगा कि रचना में कहीं से भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि इसमें आप प्रश्न देख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है इसका सही उत्तर। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या, अब देखिए ये 20 प्रश्न थे डिसिप्लिन 1 में। इसमें क्या होता है, जो DESSB का आपका पेपर होता है इसमें 20-20 प्रश्न करके ही आपके डिसिप्लिन बनकर आते हैं, मतलब ग्रुप रहते हैं। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में भी इसका रहता है जो कॉमन पेपर है, और इसमें भी ऐसे ही करके 5 डिसिप्लिन रहते हैं। तो दोबारा से प्रश्न संख्या 1 है, ऐसे 20-20 करके 5 होंगे और उसमें आपके 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में सही विकल्प है? खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो महावीर प्रसाद जी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा नहीं 1 या 2 या 3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं अदर पेपर से भी देखने के लिए, तो आपको वो फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से देखें। तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मनि चिन्हा, पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो ये पद्मावत की हैं। इसको आप आराम से पहचान भी सकते थे, जैसे इसमें सिंघल राज की बात हुई है और पद्मनी की बात हुई है, इससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? मीरा, क्योंकि वो शगुन भक्ति धारा की थी और कृष्ण भक्त थी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर। ये कृष्ण काव्य है इनका। प्रश्न संख्या 7, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह प्रिय प्रवास का है, प्रिय प्रवास में इसको किया है। प्रिय प्रवास के जो लेखक हैं उनको आप कमेंट करके बताएं कौन है। प्रश्न संख्या 8, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? तो रसकलश जो है वो आपकी ब्रज भाषा में है। तो भाषा शैली भी आपके EMRS के PGT में दिया हुआ है कि भाषा शैली से संबंधित भी, तो भाषा से रिलेटेड उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे जो जो सिलेबस आपका EMRS वाला है वैसे ही कुछ कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। आगे KVS के पेपर्स भी मैं लेकर आने वाली हूँ। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? तो कबीरदास जी जो है सभी को पता है कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं हैं, ये निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। अति सूधो स्नेहो कमारग है, कवि किस कवि की पंक्तियां हैं? ये बहुत ही फेमस है, आप जब अलंकार पढ़ते हैं या रस पढ़ते हैं उसमें भी ये आती हैं। तो ये घनानंद की पंक्तियां हैं। रात के उर में दिवस की चाह का शर है हूँ, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है ये। प्रश्न संख्या 13, भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा सांकेतिक भाषा कहलाता है।
प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? फिर से नहीं है का आप ध्यान रखेंगे, तो पृथ्वी कल इनके द्वारा रचित नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 प्रश्न जो हैं ये बंधुओं द्वारा रचित हैं, तो हो सकता है अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सके, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73% है। ऐसा ही क्वेश्चन एक देखने को मिला था, शायद टेट में मिला था, वो सी टेट में या किस में, कि भारत में कितनी भाषाएं लगभग बोली जाती हैं, इससे संबंधित था। तो ऐसे प्रतिशत वाले और भाषाओं की संख्या से रिलेटेड प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की कृति है। प्रश्न संख्या 17, ज्योतिष ग्रंथ खैट कौतुकम का रचयिता कौन है? तो इसके रहीम जी हैं रचयिता। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 18, डैश पानी की धारा का जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, तो ये भाषा है। भाषा पानी की धारा है। भाषा के विषय में एक कथन कहा गया है कि भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलतम की ओर जाती है। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? प्रश्न संख्या 19, इसका सही उत्तर होगा बी, निम्बार्क। प्रश्न संख्या 20, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं थे, इसलिए यह कथन सही नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देखें, हो सकता है अगला प्रश्न इसमें से हो। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतू नामक एक कहानी थी। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। कमेंट करके बताएं कि छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन हैं। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर डिसिप्लिन 2 समाप्त होता है। डिसिप्लिन 3 की ओर चलते हैं। हम 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, 41 क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है ये। प्रश्न संख्या 1, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का विलोम शब्द है। तो देखेंगे कुछ ये व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं। क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। प्रश्न संख्या 2, डैश शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। तो उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कथन को पूरा किया है ये। प्रश्न संख्या 3, मूल भाषा का यह भेद डैश पर आधारित है। तो इतिहास पर आधारित है। मूल भाषा का यह भेद इतिहास पर आधारित है। प्रश्न संख्या 4, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो चंद्रयान या लोर कथा जो है ये आपकी मुल्ला दाऊद की 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। नहीं है को ध्यान में रखेंगे। तो श्रवणीय जो है वो आपका उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। बाकी सब में आपको उपसर्ग दिख जाएंगे। बाकी जो वर्ड्स हैं इनको भी आप ध्यान में रखेंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। लोक जमा उपचार। तो इसका सही उत्तर होगा लोकोपचार। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टीजीटी का पेपर है। भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा है हिंदी। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। फिर से एक संधि का प्रश्न है, हरीश। तो इसका होगा हरि जमा ईश। ईश में भी आप ध्यान रखेंगे, हरि और ईश में इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ, यहाँ बड़ी ई लगा दी है, इसलिए बहुत से लोग इसको भी देख सकते हैं अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा। वैसे तो ये बहुत सरल प्रश्न है, सभी इसको कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। डैश शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। किस शैली से? दक्षिणी शैली से। तो लिपि से देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरलीधर का होगा मुरली धारण करने वाला। मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला।
प्रश्न संख्या 12, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है और जबकि रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि है। प्रश्न संख्या 13, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह, सिंह का उरग नहीं होगा। सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं शार्दुल, व्याघ्र और केशी। तो उरग कमेंट करके ज़रूर बताएं उरग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रश्न संख्या 14, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? तो यह शब्द श्री राजगोपालाचार्य के हैं, 1958 जो रहे हैं। आप देख सकते हैं कथन से संबंधित यहाँ पर हमें ये प्रश्न देखने को मिला है। ये जो राजगोपालाचार्य थे अंतिम वायसराय थे भारत के, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि से आधारित एक और प्रश्न है। भाषा पर आधारित है वाक्य, भाषा वाक्य पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? भाषा वाक्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। कटक, कटुक। तो इसका होगा सेना, कड़वा। कटक का अर्थ होगा सेना और कटुक का अर्थ होगा कड़वा। इन दोनों के हमें अर्थ इसमें बताने थे। प्रश्न संख्या 19, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। कमेंट करके आप इन कालों के नाम बताएं। प्रश्न संख्या 20, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का एक अर्थी शब्द है। जीवन का बीतता हुआ भाग। जीवन का बीता हुआ भाग, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवस्था। जैसे बचपन बीत गया तो हमारी वो बचपन अवस्था थी, इस तरह से। तो हमने डिसिप्लिन 3 कंप्लीट कर लिए हैं, अर्थात हमने 60 प्रश्न देख लिए हैं। अभी हम 40 प्रश्न और देखेंगे। डिसिप्लिन 4 शुरू होता है यहाँ से, जिसका प्रथम प्रश्न है, बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? तालू में दांत जमना। अब आप देख सकते हैं इसमें जो आपका साहित्य है उससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके जो व्याकरण है उससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे आपको रेशियो का अंदाज़ा हो जाएगा और जो आपके साहित्य से जो प्रश्न है उसके स्तर का अंदाज़ा हो जाएगा। किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, वो उसका आपको अंदाज़ा होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को देखकर अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। प्रश्न संख्या 2, कबहुक हो यहीं रही नहीं रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। प्रश्न संख्या 3, जहां ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्षणार्थ का, अर्थात जहां शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहां ना वाच्यार्थ काम करे और ना ही उसका लक्ष्यार्थ। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। तो यह मिश्र वाक्य है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। देखिए इस प्रश्न को इतना इन्होंने सरल कर दिया। अगर जिसने ये नहीं भी पढ़ा है तो वो बाकी ऑप्शंस को देख के कर सकता है। निश्चित नहीं है तो इसमें संदेह है, कंफर्म नहीं है चीज़ें, तो उससे रिलेटेड सरल वाक्य नहीं है। विधान में कोई किसी चीज़ का नियम नहीं बताया, संयुक्त वाक्य भी नहीं लग रहा है, इसलिए मिश्रित वाक्य है। तो कई बार ऐसा होता है प्रश्न ना आने पर भी आप उसके ऑप्शन से उसको बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल पाते हैं। पर ये तभी होगा जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हो, बहुत सारे प्रश्न किए हों, थ्योरी अच्छे से की हो, तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए।
ये परिमाणवाचक विशेषण है। जो थोड़ा सा वर्ड है ये परिमाण अर्थात ये मात्रा बता रहा है कि कितना चाहिए, थोड़ा, ज़्यादा, कम, इस तरह से, तो ये प्रमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 6, विषय द्वारा किए क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। ये जब आप रस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कौन सा विभाव है, स्थायी भाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, आलम्बन विभाव। प्रश्न संख्या 7, उपमा के अंगों में उलटफेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका प्रतीप अलंकार। इसका बहुत ही सीधा सा भी होता है कि उपमा अलंकार का जो अपोजिट है, विपरीत अलंकार, वह कौन सा है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है। तो ये आप अलंकार की परिभाषाएं आपको क्लियर होंगी तो आप आसानी से का आंसर दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अध्यक्ष, अध्यक्ष में आपका अधि उपसर्ग है। देखिए इसमें भी आसानी से आप पता कर सकते हैं। अन्य उपयुक्त में आपका अधि उपसर्ग नहीं है, आघात में आपका अधि उपसर्ग नहीं है, और अत्यंत में भी आपका अधि उपसर्ग नहीं है, अति उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में ही आपका अधि उपसर्ग हो सकता है। तो एलिमिनेट करने की कोशिश ज़रूर करें जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। जापान एक देश है, यह आपका विधानवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 10, देखिए वाक्यों से भी काफ़ी सारे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं है को ध्यान में रखेंगे। शुद्ध जो है आपका वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बाकी सिलाई, दानवता, भ्रातृत्व ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें सा सी से वर्ड आ रहे हैं। जहाँ पे ये शब्द आते हैं वहाँ पर मोस्टली आपका उपमा अलंकार होता है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि इनको उपमा दी जा रही है। गंभीर हृदय जो है वो सागर जैसा बताया गया है और मन को ऊंचे पर्वत जैसा बताया गया है। तो उपमा देकर इसमें बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 12, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। जब आप ये सर्वनाम पढ़ेंगे इसमें तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आप पढ़ते हैं ना, उसमें ये आ जाता है आपका। प्रश्न संख्या 13, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, तो यह एक मिश्रित वाक्य है। प्रश्न संख्या 14, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसका सही उत्तर होगा दाल। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी है, दाल होगा इसका सही उत्तर। बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न संख्या 15, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। प्रश्न संख्या 16, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। तो वाक्य देखते हैं। उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो यह संयुक्त वाक्य है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है, जिसमें प्रत्यय नहीं यूज हुआ है। तो समग्र में प्रत्यय नहीं है, पंचायत में, तंदिल में और मथानी में सभी में प्रत्यय है। इन शब्दों को भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ शब्द होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 18, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 19, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अन्य प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 20, कान उमेटना मुहावरे का अर्थ है दंड देना। तो हमने डिसिप्लिन 4 कर लिए हैं, अर्थात हमने 80 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम चलते हैं डिसिप्लिन 5 की तरफ, जिसमें हम बाकी के 20 बचे हुए 20 प्रश्न देखेंगे। इसमें ये आपका जो है गद्यांश दिया हुआ है।
इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश आप एक थोड़ा सा एक बार इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको बाद में इत्मीनान से एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे आपको इसका लेवल समझ आएगा कि गद्यांश से रिलेट करते हुए ही कितने क्वेश्चन पूछते हैं और किस लेवल का गद्यांश इसमें देते हैं। हम सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो गद्यांश के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या हो सकता है? तो हमारी पवित्र नदियाँ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उसके बारे में ही बात की गई है, तो उस हिसाब से है। गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या हैं? हिमालय की अनंत हिमराशि। हिमालय की अनंत हिमराशि जो है वो हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 में इन्होंने पूछा है, अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा 2 नदियों के मध्य की भूमि। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है? तो संबंध जो है वो अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है। ये मैं हर एक प्रश्न को गद्यांश के साथ इसलिए रख रही हूँ ताकि आप इसको बाद में पढ़ के आराम से अपना आंसर कर सके। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, गंगा और यमुना नदियाँ किस की साक्षी रही हैं? तो गंगा और यमुना नदियाँ भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे गद्यांश से हमारे 5 प्रश्न पूछे गए और अब हमारा काव्यांश आ गया है, तो पद्यांश से भी हमारे प्रश्न हैं। पद्यांश है, महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, विश्व बलि शासन का भय जिनके आगे शर्माए। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है? तो अवसाद जो है वो व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी अंतरिक्ष, अधर और फलक जो है वो व्योम के समानार्थी शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, अनुच्छेद के अनुसार शहीदों के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो शहीदों के बलिदान से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 8, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो काव्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? शहीदों का बलिदान। प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद के अनुसार विश्व बलि शासन किसे कहा गया है? तो इसे ब्रिटिश शासन को कहा गया है। प्रश्न संख्या 10, कवि किनकी मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है? तो कवि शहीदों की मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है। तो ये 90 प्रश्न थे आपके जो हिंदी से आए। इसमें जो लास्ट डिसिप्लिन है इसमें आपके 10 प्रश्न रहेंगे आपके टीचिंग मैथोलॉजी से। तो इसमें टीचिंग मैथोलॉजी से आपके 10 प्रश्न आते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये इसमें यहाँ पर कुछ प्रश्न हिंदी और कुछ इंग्लिश में हैं, जैसे कैंडिडेट ने सिलेक्ट किए होंगे। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो टेक्स्ट बुक को स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रामा? सो इसका आंसर होगा डी, लाइनर ड्रामा मेथड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा। प्रश्न संख्या 3, वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह शारीरिक का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वृद्धि जो है वो शारीरिक रूप से होती है। देखिए ये प्रश्न जो है आपके टीचिंग मैथोलॉजी से हैं, जिसमें सीडीपी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके ईएमआरएस में भी पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप देखते चलें। प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इसका होगा सोशल सर्विस जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का एस्पेक्ट नहीं है। संचार के बिना लोग, आगे डैश है, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं सभी से एक एक प्रश्न इन्होंने पूछा है। जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सामग्री अनुकूलन कहते हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी अच्छे प्रश्न इन्होंने पूछे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से देखें क्योंकि आपके ईएमआरएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक्स इज बेस्ट? अब जब क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो तो उसमें जो टीचर पढ़ाएगा वो किस टेक्निक्स का यूज़ करे जो बेस्ट होगी? तो इसमें हम लेक्चर एंड क्लास नोट्स की बात कर सकते हैं। तो ये बेस्ट होगा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करते हैं? तो मिश्रित लिंग जो है ये
इन सब में विकसित करने के लिए मदद करते हैं। बात करें हम प्रश्न संख्या 9 की, वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से भाषा छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है भाषा अर्जन। प्रश्न संख्या 10 और आखिरी प्रश्न है, ये 100वां प्रश्न है, किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न में से ऊपर नहीं जा सकता? तो ये प्रारंभिक चरण है जहां ये निम्न में से ऊपर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 प्रश्न DSSB के जो TGT पेपर है आपका उससे। तो ये हिंदी के पेपर के क्वेश्चंस थे। अगर आपको कॉमन पेपर की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे हम देखेंगे KVS के TGT और PGT पेपर्स को, तो जिससे आपको अपने EMRS की तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें।